सबसे अच्छा अनार का उत्पादन लेने के लिए क्या करें? क्वालिटी को अच्छा कैसे बनाए? ज्यादा से ज्यादा भाव कैसे प्राप्त करें? किस महीने में कौन कौन सी दवाइयों का मैनेजमेंट करें कि क्वालिटी सबसे बेहतर बन सके? और केमिकल का जितना हो सके कम से कम उपयोग करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का ज्यादा उपयोग करके अनार की क्वालिटी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? पौधे का प्रति साल मैनेजमेंट कैसे बेहतर बनाए ताकि अनार प्रति साल 1 से 2 किलो प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आ सके? फल की समक और दाने का ज़्यादा भराव कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अभी तक जिसने अनार की बुआई नहीं कर रखी है, तो जो करना चाहता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऊपर हम दे रहे हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बेस्ट वैरायटी कौन सी है अनार की, और आप भी लगा सकते हो हमारे से कॉन्टैक्ट करके। तो अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। आप भी अनार की खेती करके प्रति एकड़ से 10 से 12 लाख का प्रति ईयर प्रॉफिट कमा सकते हो। अनार के अंदर सबसे अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या करें? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और ऐसे ही एग्रीकल्चर से संबंधित आप भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दे रखे बेल आइकन घंटे को ऑन करना मत भूलना, ताकि सबसे पहले वीडियो आने वाला एग्रीकल्चर से संबंधित आप तक पहुंच सके। अपने साथी किसान दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना, ताकि और भी किसान अपनी खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सके और ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर के अंदर मुनाफा कमा सके। तो असली अनार के अंदर जो खेल शुरू होता है वो हमारा जनवरी माह के बाद से शुरू होता है। जनवरी महीने से आपके जो फ्रूट होते हैं वो सारे के सारे तोड़ दिए जाते हैं। तो उस फ्रूट को तोड़ने के बाद में जो 4 महीने का रेस्टिंग पीरियड होता है, उसके अंदर हमें अनार के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर हमारे अनार सबसे बेहतरीन क्वालिटी और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे दे सके। उसके लिए सबसे पहले आपको एक ऐसी लेबर का चयन करना है जो बेहतरीन लेबर हो, जिसको नॉलेज हो 10-15 साल का। तो उस लेबर से आपको अनार की कटिंग करवानी है, और जो ज़मीन से निकलने वाले पतले पतले तुरे होते हैं जिसको बोलते हैं वाटर शूट को निकालना है। और उसके साथ साथ में सबसे बेहतरीन होता है वो होता है खाद का मैनेजमेंट। आपको खाद का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, तो पौधे के दोनों तरफ से गड्ढे करने हैं और गड्ढे करके उसके अंदर जो अपनी खाद होती है गोबर की, उसको अच्छी तरह से वर्मी कंपोस्ट करके 5-5 किलो दोनों तरफ डालनी है। एक पौधे के अंदर 10 kg डालनी है। जब आपका फरवरी से लगाकर 4 महीने तक अनार के अंदर रेस्टिंग पीरियड चलेगा, और इस रेस्टिंग पीरियड के अंदर आपको 1 से 2 बार स्प्रे करानी है। और स्प्रे किस किस की करानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आपको पहली स्प्रे करानी है वो है फंगीसाइड की, और दूसरी स्प्रे करानी है वो है इंसेक्टिसाइड की, जिसके अंदर होती है वाइट फ्लाई और फ्रूट बोरर, ताकि आपका जो पौधा है वो वायरस से मुक्त रह सके। और इसके साथ साथ आप लोगों को इसके अंदर एनपीके खाद भी डालना है, ताकि पौधे जो है अच्छी तरह से ग्रो कर सके, इसकी टहनियाँ मजबूत बन सके। जब इसके ऊपर फल आएंगे तो टहनियाँ इसका वजन जो फल का है उसे अच्छी तरह से झेल सके। इसके लिए आपको एनपीके डालना बहुत ज़रूरी है। और एनपीके कौन कौन सी डालनी है, इस एनपीके के ऊपर हम एक पूरा वीडियो लाने वाले हैं। तो इसके अगले पार्ट में हम वीडियो लेके आएंगे। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक हो गए तो हम अगला वीडियो जल्दी ही लेके आएंगे एनपीके के ऊपर, कि अनार के अंदर आपको कौन कौन सा एनपीके के डालना है। ये सब चीज़ें करने के बाद में असली टाइम आता है, वो आता है पौधे के ऊपर फूल लगने का। और फूल लगने पर अपन को किस किस चीज़ों का मैनेजमेंट करना है ताकि बेहतरीन फल बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम फल लग सके एक पौधे के ऊपर 25 से 30 किलो तक। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, तो सबसे पहले जब फूल लगने की अवस्था आती है तब आपको उसके अंदर सबसे पहले 19-19 डालना है। 19-19 का क्या खासियत होता है, ये खासियत होता है कि उसके अंदर 19% नाइट्रोजन होता है, 19% फॉस्फोरस होता है और 19% पोटास होता है। तो तीनों ही मिलकर पौधे को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन देते हैं, जैसे फूल होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगता है मैक्सिमम। और इसके बाद में जब फूल से फल बनने की अवस्था आती है तब आपको इसके अंदर डालना है 12-61-0, जिसके अंदर 12% होता है वो नाइट्रोजन होता है, 61% होता है वो फॉस्फोरस होता है और 0% होता है वो पोटास होता है। 12% नाइट्रोजन होता है वो फॉस्फोरस के साथ में मिलकर फल को बनाने में बेहतरीन सहयोग करता है, ताकि फल गोल और एक शाइनिंग वाले फल बन सके। तो इसके लिए आपको 12-61-0 का प्रयोग करना है। और जब फल से थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, घोटियाँ जब 100 ग्राम की घोटियाँ हो जाती है,
तब आपको इसके अंदर डालना है, वो डालना है 05234, जिसमें 0% नाइट्रोजन होता है, 52% फॉस्फोरस होता है और 34% होता है वो पोटास होता है। तो फॉस्फोरस के साथ में मिलकर पोटास अपना एक अच्छा कॉम्बिनेशन बैठाता है। तो टहनियाँ मजबूत करने के अंदर फॉस्फोरस अच्छा सहयोग करता है और पोटास होता है वो फल को बड़ा बनाने में सहयोग करता है। और इसके बाद में आपको डालना है 13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन होता है, 0% फॉस्फोरस होता है और 45% होता है वो होता है पोटास। नाइट्रोजन क्या काम करता है कि पोटास के साथ में मिलकर फल को बड़ा बनाता है, ताकि फल एक बड़ा बन सके और मजबूत बन सके, और जिससे फल की क्वालिटी भी बेहतरीन बनती है। तो इसके साथ में आपको ये 13-0-45 डालना है। जब से फूल लगने शुरू होते हैं तब से लगाकर फल पकने की अवस्था तक एक चीज का मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, वो है कैल्शियम और बोरॉन। कैल्शियम और बोरॉन आपको हर महीने के अंदर 2 बार 15-15 दिन से इसको कंटिन्यू देना है। जब से आपके फूल आने शुरू होते हैं तब से लगाकर फल पकने की अवस्था तक इसे देना बहुत जरूरी है, क्योंकि कैल्शियम आपके फल को फटने से रोकता है और बेहतरीन इसकी क्वालिटी देता है। तो आपको कैल्शियम और बोरॉन की सबसे प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। और दूसरी चीज एक ध्यान रखना है, कैल्शियम को किसी और फर्टिलाइजर के साथ में नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ बोरॉन और कैल्शियम ही आप साथ में दे सकते हो। इसको अगर किसी के साथ में मिक्स करके दे दिया तो ये अपना कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा, ये फट जाएगा। और इन सब के साथ साथ जब से फूल लगने शुरू होते हैं और फल पकने की अवस्था तक आपको स्प्रे का टाइम टू टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप स्प्रे करोगे तभी आपके फल है वो बेहतरीन बने रहेंगे। इसके अंदर आपके फंगीसाइड का अटैक हो सकता है, इसके लिए आपको टाइम टू टाइम स्प्रे करना है। आपको ध्यान रखना है कि पानी का जो पीएच मान है वो 7 से कम होना चाहिए। अगर पीएच मान 7 से कम नहीं हुआ तो जो दवाई जिस तरीके से उसका रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक देसी उपाय है। अगर आपका पीएच मान 7 से ऊपर है तो आपको इसके अंदर नींबू डालना है और एक टेट्रिक एसिड डालना है, जिससे आपका पानी का जो पीएच मान है वो 7 से कम हो जाएगा। तो आपको जो आप स्प्रे करोगे उसका डबल प्रॉफिट मिलेगा आपको। वरना 7 से ऊपर होता है आपका पीएच मान तो वो उतनी दवाई अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है। और अनार के अंदर ऑर्गेनिक खाद कौन कौन सी डालनी है उसके लिए हम जल्दी एक ऑर्गेनिक का वीडियो लेके आने वाले हैं। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खाद होती है वो हमारे फल को बड़ा बनाने में सबसे प्रमुख रूप से फायदेमंद होती है। फल जो बड़ा होता है वो ज़्यादातर हमारे ऑर्गेनिक खाद से ही होता है, जिसके अंदर हम गोबर खाद और गौमूत्र हो गया, गुड़ हो गया, बेसन हो गया, उसका सही प्रयोग कैसे करके हम एक अच्छी ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, जिससे हमारे फलों के अंदर बेहतरीन बड़ापन आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी आएगा। क्योंकि एक पौधे के ऊपर कम से कम 100 से 150 तक गोटी लगेगी, तभी हमारा वो प्रोडक्शन आ पाएगा जो 25 से 30 किलो का आना चाहिए। और वो तभी आ पाएगा जब आप ऑर्गेनिक करोगे। तो ऑर्गेनिक भी हम जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फूल बनने से लगाकर फल पकने तक अनार के अंदर हमें कौन कौन सी स्प्रे करनी है और किस किस की स्प्रे करनी है वो बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको एनपीके जैसे 13-0-45 हो गया और माइक्रो न्यूट्रेंट हो गया, इसकी आपको स्प्रे 15 दिन से एक बार अनार के अंदर बहुत ज़रूरी है करना। ये हर महीने के अंदर 1 से 2 बार आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जाके आपके फल बड़े होंगे और शाइनिंग वाले चमकदार होंगे। तो इसके लिए आपको माइक्रो न्यूट्रेंट और एनपीके में 13-0-45 हो गया, 052-34 हो गया, ये ड्रिप से भी देना है और स्प्रे भी इसकी करनी है। आपको ध्यान रखना है किसान साथियों कि एनपीके और माइक्रो न्यूट्रेंट है इसका स्प्रे साथ में नहीं करना है, क्योंकि इससे घोल फट जाता है। तो आपको ऐसे करना है, जो फंगीसाइड होता है, इंसेक्टिसाइड होता है, उसके साथ में एक बार एनपीके लेना है और एक बार माइक्रो न्यूट्रेंट लेना है, ताकि घोल ना फटे और इसका रिजल्ट भी बेहतरीन आ सके। जब आपके फल बड़े बड़े हो जाते हैं जैसे कि 150 ग्राम के, तब आपको अनार के ऊपर क्लॉथ लगाना बहुत ज़रूरी है। क्लॉथ क्या होता है, एक मतलब दरी होती है जो अनार के ऊपर लगती है, जिससे आने वाली सूर्य की धूप होती है वो डायरेक्ट पौधों के ऊपर नहीं लगती है, जिससे पौधों के अंदर ब्लैक धब्बे हो गए,
फंगीसाइड हो गया, इससे भी बहुत सारा फायदा होता है। इसके लिए आपको क्लॉथ लगाना बहुत जरूरी है। अगर क्लॉथ नहीं लगा सकते हो तो एक पौधों के ऊपर, जैसे कि फल के ऊपर एक आता है अपना पाउस आता है जो 60 से 70 पैसों का आ जाता है एक पाउस। तो पाउस अनार के ऊपर लगाना बहुत जरूरी है, जिससे भी बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आप स्प्रे भी अगर करोगे तो पौधे के ऊपर स्प्रे जाएगी, और जो फल होगा उसको भी अच्छी तरह से पाउस की मदद से मैनेजमेंट होगा। अनार के अंदर से जो वाटर शूट होते हैं वो साल के अंदर 2 से 3 बार निकालना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको नहीं निकाल पाओगे तो आप जो भी इसके अंदर फर्टिलाइजर दोगे, एनपीके दो, चाहे ऑर्गेनिक खाद दो, तो वो सारे के सारे वाटर शूट, उसकी जो एपिसिटी होती है वो पूरी पूरी चौंक लेगा। तो इसलिए आपको साल के अंदर 2 से 3 बार जो वाटर शूट होते हैं उसको लेबर से कटवाना बहुत ज़रूरी है। तभी आपके फल है वो बड़े और शाइनिंग हो पाएंगे। और इसके साथ साथ अनार के अंदर आपको रोटावेटर या कल्टीवेटर साल के अंदर 3 से 4 बार लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो अंदर लगने वाली जो घास होती है वो घास जितनी कम उगेगी उतना ही अनार के अंदर बैक्टीरिया फंगिसाइड का अटैक कम होगा। तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम इसके अंदर कल्टीवेटर या रोटावेटर का प्रयोग करके आपको पौधों के पास से एक अच्छी तरह से इसकी गुड़ाई कराना बहुत ज़रूरी है।